सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर विल की इस क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम। करियर विल की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका गोपाल वर्मा आप सभी के सामने पेश हूँ कहानी को आगे लेकर चलने के लिए। अपर्णा, कल क्लास चल रही थी और कल पूरी की पूरी दिल्ली का इंटरनेट सर्वर एकदम से डेड हो गया था। कल जितनी भी लाइव क्लासेस थी, मेरी ही नहीं अदरवाइज जितनी भी लाइव क्लासेस थी, सभी की सभी क्लासेस को एकदम से इंटरनेट क्रैश होने की वजह से चलिए दोस्तों, आइए वोकैब सेशन पर काम करते हैं। सर कमेंट्स को थोड़ा सा दाएं कीजिएगा, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के सामने कुछ शब्द पेश हैं, इन पर फोकस कीजिएगा, अपने आंसर्स फटाफट से टिकटॉक कीजिएगा, फिर इनके आंसर्स चेक करेंगे, फिर वोकैबलरी के अगले पल की बात करेंगे हम लोग। मार्क योर आंसर्स क्विकली। चलिए अगले 3 शब्द फिर आपके सामने पेश होंगे, अपने आंसर्स फटाफट से मार्क करने शुरू कर दें। नाइस। अगले 3 शब्द आप सभी के सामने पेश होंगे अभी। टेक योर टाइम, फटाफट से अपने आंसर्स मार्क करें। ओके, ना जुदा हो सके। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर। अगले 3 शब्द आपके सामने हाजिर हैं, फटाफट से अपने आंसर्स मार्क करें। वेरी गुड सर। आखिरी 5 शब्द आपके सामने, फटाफट से नजरें निकाल लीजिए, फिर इनके बाद आपके आंसर्स आपके सामने पेश होंगे। अपने स्कोर को चेक करें। दैट्स ग्रेट। चलिए बच्चों, अपने फटाफट से आंसर्स मार्क कर, आपने आंसर्स सर रिवर्स में जरा आंसर्स बच्चों को दिखाएं, फटाफट से अपने आंसर्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इनका स्कोर क्या कहता है। हम लोग इस बात के लिए शायद पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि हर दिन हमारे 25 वर्ड्स तो होंगे ही, और 50 वर्ड्स होते ही संख्या में पहले हम इनकी एक छोटी सी रिवीजन लगाएंगे एक छोटे से प्रोसेस के साथ, और उसके बाद हम अगले 25 शब्दों को लेकर चलेंगे। इन 25 शब्दों के अंदर मैं आप लोगों को ईडियम्स, फ्रेजेस और कहीं कहीं हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को बीच बीच में जोड़ते हुए चलेंगे। तो कृपया इस चीज के लिए परेशान ना हो और ना ही परेशान करें ये कब होगा वो कब होगा, जो होगा आपके सामने ही होगा, उस चीज के लिए परेशान ना हो, ठीक है।
वोकैबुलरी के लिए आप इसके अलावा अपने आंसर्स को चेक करें फटाफट से। वोकैबुलरी के लिए इसके अलावा आपके पास बहुत बेहतरीन टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। हर दिन इसमें बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल है, ऑथेंटिक है, इसमें बहुत सारे जानदार बच्चे इसमें लगे रहते हैं। मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ, आप अपने आंसर्स मार्क कर लीजिएगा, आई मीन आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा। और 7:26 पर बहुत प्यारी स्टोरी दी गई है। उससे पहले इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, माय गॉड। एट्रीब्यूट, बाइलिंगुअल, क्लोन, कॉलिक्वल, कॉस्मेटिक्स, डैश, लिंग्विस्ट्स, डिस्कस्ड, फ्लोरसेंट, फ्यूरियस, एस्टाउंडेड, प्यारे प्यारे शब्द लिखे हुए हैं। जरा जुड़े और कहानी को समझने का तैयार करें। आई मीन टू से बहुत प्यारे प्यारे आपके सामने बच्चों के चलिए दोस्तों, मैं बातों को आगे लेकर चलना चाहूंगा। आपके सामने आज का वोकैबुलरी सेशन 5-5 शब्दों के साथ शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले 5 शब्द आपके सामने। स्वून। स्वून हम कहते हैं टू बी इमोशनली अफेक्टेड, जिसमें हम लोग भावनात्मक तरीके से या संवेगात्मक तरीके से महसूस करते हैं किसी चीज को, इसे हम स्वून कहते हैं। नंबर 2 पर आता है एक शब्द फोरस्टॉल। फोरस्टॉल को अगर हम कहने की कोशिश करें, कल के डिस्कशन में भी ये शब्द आया था, किसी के लिए बाधा उत्पन्न करना, किसी को रोकना, फोरस्टॉल कहलाता है। नंबर 3 पर आता है हमारे सामने डैंडी। डैंडी उस इंसान को कहते हैं जो इंसान अपने कपड़ों का बड़ा ध्यान रखता है, वो इंसान जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर टशन में रहता है, डैंडी। नंबर 4 नेस्ले। शायद आप इसको जानते भी हैं, कंपनी का नाम भी है नेस्ले। बेसिकली मीनिंग वाइज क्या कहता है, आज आपको 2 कंपनीज के बारे में भी मैं दिखा रहा हूं। नेस्ले हम उसे कहते हैं वो जगह जहां एक इंसान बहुत खुशी से बैठ सकता है, वो इंसान जहां एक इंसान बहुत खुशी महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। आप इसे ग्रह कह सकते हैं, परिग्रह भी कह सकते हैं। नंबर 5 पर लिखा है इनएब्रिएट, ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का। नंबर 6 पर आपके सामने शब्द हाजिर हुआ डेफर। डेफर का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं, किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ओब्विएट का अर्थ हुआ किसी चीज को हटाना। आपके सामने कोई बात है, उसमें ऑब्जेक्शन है, आप उस ऑब्जेक्शन को हटाते हैं, इसी को आप कहते हैं दोस्तों ओब्विएट। ठीक है, टू रिमूव समथिंग। आर्डुअस हम कहते हैं आर्डुअस के अर्थ को जिसमें बहुत मेहनत होती है, लिबोरियस या हार्ड हम इसे कहते हैं। नंबर 9 पर आता है हमारे सामने शब्द डाउन राइट। डाउन राइट का अर्थ हुआ कंप्लीट, पूर्ण, संपूर्ण या योग, जोड़। नंबर 10 पर आता है एक शब्द एरोगेट। एरोगेट का अर्थ होता है जब आप क्लेम करते हैं। ठीक है, क्लेम करने का अर्थ हुआ एक तरह की घोषणा करते हैं या पर अपनी चीज होने का अधिकार स्थापित करते हैं। 11वां शब्द आपके सामने पेश हुआ आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का अर्थ होता है ट्रिक। ट्रिक का अर्थ होता है जब आप किसी के साथ चालबाजी करते हैं, नकली भी इसे हम कह सकते हैं। नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अभी किसी एग्जाम में देखा गया था, मुझे एग्जाम में याद नहीं आ रहा है। कॉन्वोक। कॉन्वोक को हम कहते हैं कन्वीन। कन्वीन का अर्थ हुआ प्रचार करना। कॉलेजेस में आपके कन्वीनर्स होते हैं। नंबर 13 हुआ इंडिग्नेंट, इंडिजेंट, सॉरी इंडिजेंट की अगर हम बात करें पेनीलेस, जिसके पास पैसा ना हो, कंगाल आप इसे कहना चाहे कह सकते हैं, इंडिजेंट। नंबर 14 पर आता है इनेप्ट, इल टाइम्ड, हैविंग नो स्किल, यानी कि जो वो इंसान जो इंसान स्किल्ड नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, इज कॉल्ड इनेप्ट। नो सीखिया भी कहना चाहे कह सकते हैं। लोथ, अनविलिंग। अनविलिंग की जगह जो इंसान किसी काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोथ का मतलब हेट भी होता है, LOATHE का अर्थ हेट होता है। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। एसिडुअस का अर्थ हुआ केयरफुल। 17 पर आता है एक प्यारा शब्द डिंट। डिंट का अर्थ हुआ जो किसी पर्टिकुलर तरीके को अपनाता है, उसे हम कहते हैं डिंट। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें बाय डिंट ऑफ ह्यूमर कपिल शर्मा अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। बाय डिंट मीन्स उसका एक ही अप्रोच है, सिर्फ मुस्कुराना और लोगों को मुस्कुराहट देना, इसी की वजह से उस इंसान का घर परिवार चल रहा है। पिखैयन का अर्थ होता है तुच्छ, स्मॉल, छोटा, जिसकी कदर कम है या जिसकी मात्रा कम है।
पिकाचू कहकर भी पढ़ सकते हैं। पिकाचू एक छोटा सा कैरेक्टर था, कार्टून बहुत साल पहले आप देखते होंगे। कॉर्नुकोपिया, इसका अर्थ हुआ एक डेकोरेटिव कंटेनर जिसके अंदर आप बच्चों के कपड़े रखते हैं। बच्चों के कपड़े रखने की जगह कभी कभी हम लोग एनिमल्स को भी रखते हैं, जैसे आपके घर पर अगर कोई कुत्ता है या कोई भी, अगर आपके पास बिल्ली है, कोई भी पेट है, तो उसका एक छोटा सा पर्टिकुलर कैरिंग आप एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं, डेकोरेटिव होता है। ठीक है। नंबर 20 पर आता है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का अर्थ होता है कंफर्म करना, यानी कि किसी चीज को फाइनल करना। आखिरी 5 शब्द आपके सामने पेश हुए। स्कैब्रुअस, स्क्रैब्रुअस का अर्थ होता है रूड, शॉकिंग, इंडिसेंट, जो शालीन नहीं होता, शालीन नहीं होता। स्मिटन, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, इसको मेरे लिए जरूर याद रखना। स्मिटन का अर्थ होता है जिसके अंदर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव हो। लव स्मिटन मतलब प्यार में पागल होना। अगर हम कहें मनी स्मिटन, पैसे के लिए पागल होना। हैविंग बिकम सडनली वेरी फॉन्ड ऑफ, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव होना दिल में। नंबर 23 पर आता है एक शब्द जिसे हम कहते हैं डिजोर। डिजोर की अगर हम बात करें, राइटफुल, इसका मतलब इन अ लॉफुल मैनर, कानूनन तौर पर। लिख लीजिएगा 23 को, कानूनन तौर पर मीन्स बाद में लिख लीजिएगा। पार्ले आ गया जी आपके सामने, एक और बिस्किट ब्रांड। पार्ले एक वो जगह होती है जहां पर लोग मिलते हैं और अपनी दुश्मनी को खत्म करने के लिए डिस्कशन करते हैं। पार्ले, पार्ले जी, बिस्किट खाओगे तो आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आखिरी शब्द हमारे डिस्कशन में डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का अर्थ होता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अर्थ हुआ गहन, जिसका जिक्र काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो छोटे छोटे शब्दों का जिक्र था। अब मैं कहानी ले चलता हूं थोड़ा सा आप लोगों के साथ मिलकर आगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में बात की थी और एडवर्ब से रिलेटेड हम लोगों ने सवाल समझने का काम किया था। वो चीजें हमारी शायद डिस्कशन में है। वेरी की अगर हम बात करते हैं तो समथिंग दैट इज बियॉन्ड लिमिट, दिस शर्ट इज वेरी गुड, इसका मतलब कितनी अच्छी है हम कह नहीं सकते। फिर हम लोगों ने एक सवाल तैयार किया, दिस शर्ट इज गुड इनफ, ये उतनी अच्छी है जितनी अच्छी शर्ट मुझे चाहिए। फिर मैंने एक अगली बात कही, दिस शर्ट इज फेयरली गुड, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर आप कहते हैं दिस शर्ट इज रेदर गुड, यानी कि ये शर्ट उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी मुझे चाहिए। तो पिछली क्लासेस के डिस्कशन में हम पहुंच गए थे इस शब्द पर, जो कि अपने आप में पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड रिएक्शन हमारे सामने देती है। ठीक है जी। तो जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा था, शी डिड नॉट मैरी हिम एज ही वॉज ब्लैंक टॉल ब्लैंक। तो बच्चों अगर मैं टॉल इनफ कहूं तो उस इंसान को शादी करनी चाहिए थी, तो जितनी उसकी हाइट है उतनी ही उसे चाहिए, तो शादी करने के लिए तो यहाँ इनफ हमें चाहिए। वेरी टॉल अगर मैं कहता हूं तो सर उसकी लिमिट ही नहीं पता वो कितना ऊंचा है। भाई कोई इंसान की हाइट एक लिमिट की तो होती है, ऐसा तो नहीं कि इंसान की कहा गए, तो ऐसे तो किसी की हाइट हमें समझ नहीं आती। तो सर इस लिखी हुई बातचीत में ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ रेदर टॉल। रेदर टॉल का मतलब किसी इंसान को शादी करने के लिए एक इंसान की जितनी हाइट चाहिए थी उस इंसान की उतनी हाइट नहीं है। भाई हाइट तो है पर उतनी हाइट नहीं जितनी उस इंसान को चाहिए। रेदर का यूज हम करते हैं। इन्हीं से जुड़े हुए 2 सवाल हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, मैं जिक्र में लाना चाहूंगा। एक शब्द मेरे सामने आया मच टू, और एक हमारे सामने ऐसा ही शब्द हमारे सवाल में पूछ लिया जाता है टू मच। चलो आपकी खुशी के लिए मैं एक बात और ले लेता हूं। 2 सवाल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा।
दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा इनके बीच टू मच और टू मैनी जैसे शब्दों की, टू मच टू या टू मैनी जैसे शब्दों के जिक्र पर फोकस करें, अपने अपने आंसर्स जचाने का काम करें। चलिए दोस्तों, अपने अपने आंसर्स को बनाने से पहले एक बार समझने का काम करते हैं एक्चुअल में ये फंक्शन क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम अगर इस टू के साथ मच को देखने की कोशिश करें तो हम लोगों ने इससे पिछली किसी क्लास में समझने का काम किया कि मच हम लोग यूज करते हैं इनफैक्ट अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले हम इसे यूज कर रहे हैं तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, और बच्चों एडजेक्टिव से ठीक पहले हम लोग एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि टू मच का जब जिक्र करते हैं तो हमें इसके बाद चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम मच टू की बात करना चाहें तो मच टू भी इसी सिलसिले में काम करता है। शायद हमने अभी पिछली क्लास में समझने का काम किया कि टू का जिक्र जो भी है वो इनफैक्ट हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले ये हुआ एडवर्ब, और बच्चों एडवर्ब से ठीक पहले जो भी हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली मच भी अपने आप में एडवर्ब। यानी कि मच टू का जब जिक्र हम करते हैं तो एडजेक्टिव के साथ, और टू मच का जिक्र हुआ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर इन दोनों को एक ही तरह से हम समझने का काम करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो टू मैनी, टू मच अनकाउंटेबल, तो टू मैनी के साथ जो भी जुड़ रहा है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। अब अगर इन चीजों को हम थोड़ा आगे लेकर चलें तो बड़े प्यार से समझ आ सकती हैं, ठीक है। राहुल इज ब्लैंक बिजी, बिजी अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव की वजह से ही आप लोगों ने यहां पर जोड़ने की कोशिश की क्या चीज, अरे वाह, जवाब तैयार हुआ आपका मच टू। लिखी है आपके सामने बातचीत, मच टू के साथ एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। हैज ब्लैंक वर्क, वर्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आपने इसके लिए चुना टू मच। एक अगला सवाल आता है हमारे सामने, ब्लैंक नॉइज कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, नॉइज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसीलिए आपने इसके लिए चुना भैया टू मच। वैसे इफ यू डोंट माइंड मैं अगर कहूँ तो हर एक सेंटेंस के अंदर हमारे दोस्तों ने तो सोचा था कि सर हमारे हिसाब से तो टू मच ही आना चाहिए, लेकिन भैया चीज़ों के फर्क को समझोगे तो फर्क महसूस होता है। फाइन, तो अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। शी सीम्स ब्लैंक एग्जॉस्टेड, अरे भैया ये एग्जॉस्टेड पास्ट पार्टिसिपल होने के नाते एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो मेरे बच्चों एडजेक्टिव के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, मच टू। देखिए सेंटेंस पर अगर मैं काम करता हूं, आई नो ब्लैंक स्टूडेंट्स, भैया स्टूडेंट्स आपका हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आपकी तरफ से तैयार हुआ टू मैनी। अगर आगे हम बात करते हैं तो लिखा है ब्लैंक डेडिकेशन, डेडिकेशन अपने आप में एशन जुड़ने की वजह से अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए आप इसके लिए तैयार करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग टू मच। आगे अगर मैं देखूं हैप्पी, हैप्पी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, बाबूजी अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के हिसाब से देखो क्या लिखा जाएगा, अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सरकार, टू और उससे पहले मच। क्लियर है? तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, परीक्षा आपसे ये सवाल पूछती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी को थोड़ा देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब चीजों को थोड़ा मैं लेकर चलना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों आगे, और ये जो चीज अब हम लोग समझ रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। फाइन,
और इन चीजों को अगर थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो इनके अर्थ कई बार घुमा कर रख देते हैं। फाइन, पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा और फिर आधारभूत बातों पर आपको घुमाना शुरू करूंगा। दो शब्द हैं, परीक्षा हमसे पूछती है, एक मैंने लिखा हाई और एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने हाईली। 2-3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, अपने आंसर्स को सोचने की कोशिश करें। देखो बच्चों, लिखने का काम करें आराम से, पहले सोचने समझने की बात करें, क्योंकि जिस इंसान ने सोचना समझना शुरू कर दिया वो सीखने का प्रयास करता है, राइट। ये तो एक साधना है, जितना गहराई से सुनेंगे समझेंगे उतना अच्छा असर देखने को मिलेगा। ये आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऐसे ही दो शब्द और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं जी, इतनी बार पूछे जा चुके हैं, हिसाब ही नहीं कह सकता मैं। अपने हिसाब से इन लिखे हुए सवालों पर थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें। ये कई बार परीक्षा ने पूछे हैं और इन सवालों का जवाब मैं पानी पीकर आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। टेक योर टाइम, लव यू ऑल। बच्चों दिमाग लगाएं इन क्वेश्चंस पर, मैं इन चीजों को हल्के में नहीं छोड़ सकता, राइट। चलिए अब इन चीजों के आंसर्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, इनकी हिंदी निकालना व्यर्थ हो सकता है, अगर कायदे से इनके फंक्शन को समझ ले तो बहुत आसान हो सकता है। हाई शब्द को हम दो तरीके से यूज करते हैं। यही शब्द अपने आप में एडजेक्टिव की तरह जब काम करता है तो ये नाउन का एट्रीब्यूटिव बनता है, ठीक है।
अलग है, इसके पीछे कहानी बहुत लंबी चौड़ी छिपी हुई है, उस कहानी को हम आखिरी पलों तक पहुंचा के ही समझाएंगे। अभी फिलहाल ये एक कहने के लिए तुक्का भी हो सकता है, चीजों को समझने का काम करें। हाई एक एडजेक्टिव की तरह यूज करता है तो ये नाउन का एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और जब आप इसे एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका जिक्र हम वर्ब के ठीक बाद लिखते हैं। अगर आप इस लिखे हुए शब्द को आप ऐसे लिखे देखते हैं हाईली, तो मेरे दोस्तों हाईली अपने आप में एक एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब जब ये यूज होता है तो ये क्वालिफाई करता है किसी भी एडजेक्टिव को। तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक्चुअल में फंक्शन कैसे होता है ये चीज समझने की कोशिश करें। एम अपने आप में एक वर्ब है। आपके एग्जामिनेशन में स्टेट लेवल पर आप जाओगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है, भैया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, क्लियर है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो वर्ब के लिए क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब ने किया, इसीलिए जो यहां हम लिख रहे हैं हाई, ये एक एडवर्ब है। द मोंकी क्लीन्ड वटेवर, तो भैया इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब, इसीलिए हमने यहां पर हाई को चुना। आप फिर से समझ लें, आपका आंसर भले ही ठीक हो, लेकिन आपसे ज्यादातर एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पर इनको किस तरीके से ये काम करते ये पहचान पूछता है। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट कॉजेज डैमेज, व्हाट का आंसर हमारे सामने आता है नाउन। बच्चों नाउन से ठीक पहले आई बातचीत एडजेक्टिव, इसीलिए आप लोगों ने तैयार किया हाई टेम्परेचर कॉजेज डैमेज। दे रिक्रूट व्हाट, अब व्हाट का आंसर आता है हमारे सामने एम्प्लॉइज। व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज, सिंसियर। एडजेक्टिव से पहले हम यूज करें एडवर्ब, शायद वो लिखी बात, इसलिए आपने यहाँ आंसर को चुना हाईली। क्लियर है बच्चों, चीजों को बड़े ध्यान से समझें। अब मुझे इन दो अगली बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना है। जब हम इस हार्ड की बात करते हैं तो भैया बहुत हार्ड है, याद आ गया, आएगा। तो इस हार्ड का दोस्तों इसी तरीके से यूज होता है जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है। आप इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो नाउन का एट्रीब्यूटिव है, हालांकि इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य छिपा है, वो आखिर में हम लोगों को पता चलता है। जब एडवर्ब की तरह हम इसे यूज करते हैं तो बच्चों ये क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब को, फाइन। अगर हम इसी के ठीक दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें तो एक शब्द आता है बच्चों हार्डली। हार्डली अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, और याद रखें ये एक ऐसी एडवर्ब है जो नेगेटिव, शायद हम लोगों ने सुना भी है इसके बारे में, ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने वाला शब्द है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब से ठीक पहले। आ जाओ जी भाऊ जी। अब अगर ये नेगेटिव अपने आप में ही है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस लिखे शब्द की वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ती नोट को यूज करने की। लिखे हुए सवाल पर अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा शी वर्क्स। देखो बच्चों अब यहां लिखी है ये वर्ब, वर्ब के बाद लिखा हुआ जो भी होगा वो एडवर्ब होगा, इसलिए आप यहां चुनते हैं हार्ड। शी ब्लैंक वर्क्स। अब बच्चों वर्ब से ठीक पहले आप यूज करने की कोशिश करें तो हार्डली। अब देखो इन दोनों के मीनिंग अगर हम देखो, वैसे हिंदी का मेरा फर्ज नहीं बनता हिंदी पर आप लोगों को हैंडीकैप बनाऊं, बहुत सारे शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं जो हिंदी के आधार पर इंग्लिश को सिखाते हैं, पर मेरी बात का प्लीज बुरा ना माने। आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं तो भाई आपको हिंदी सोचने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट कराती है। मैंने तो आप लोगों को सीधी बातें इसलिए ये चीज बता दी है, अब थोड़ा हिंदी से भी समझाना चाहूंगा। शी वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करती है। और अगर मैंने कहा शी हार्डली वर्क्स, इसका अर्थ वो मुश्किल से काम करती है, यानी कि वो न के बराबर काम करती है। क्वेश्चन 3 पर आ जाओ। ये सवाल पूछा गया बार बार पेपर में, ओल्ड वैल्यूज डाई। बच्चों बड़ा आसान है, वर्ब के बाद अगर लिख रहे हो तो एडवर्ब हुआ और इसीलिए आपने लिखा हार्ड। लेकिन अगर इसी बातचीत को मैं उलट कर चलता हूं तो डाई अगर वर्ब है से पहले एडवर्ब का यूज हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग पहचानने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। शी डज नॉट हार्डली स्पेंड मनी। अब देखो बच्चों बिल्कुल सीधा सा सवाल हुआ, जब हार्डली का हमने यूज किया ही है तो डज और नोट की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं स्पेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, शी डज नॉट स्पेंड हार्डली अर्नड मनी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अगर उस इंसान ने पैसा कमाया है वो उस पैसे को खर्च ही नहीं करता तो मीनिंग तैयार कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से इसका मीनिंग तैयार अगर हम करें तो वो इंसान अपनी मेहनत की कमाई को खर्च नहीं करता। तो ये हार्डली ना कहकर होना चाहिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हार्ड अर्नड मनी। पेपर ने बार बार ये सवाल पूछे हैं, एक बार फटाफट से देख लें फिर कहानी लेके चलते हैं आगे।
अब मैं आप लोगों को इस सारी कहानी के आधार को समझाने की कोशिश करूंगा और ये आधार आपकी परीक्षा में काफी काम आता है बच्चों। ठीक है, अब जो मैं बात करना चाहूंगा, जरा जरा कमेंट्स लगाना, देखता हूं मेरे शिकारी लोग कर क्या रहे हैं। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा कमेंट्स पर आ जाएं। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। सब बढ़िया हो? भाभी जी घर पे हैं? ए भड़बूती जी। बहुत अच्छे इंसान है भाई, सारे के सारे इंसान गजब के हैं भाई। ओ शिकारियों, वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 बस। हाँ रुक जा, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे के सारे मस्त हो भाई, सारे सारे मस्त है भाई, वाह खतरनाक है। अरे भाई साहब, ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड। थैंक यू नितेश। पीछे का भूल जाते हैं गुरुजी। बेटे तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा ना अश्वगंधा चूर्ण खाओ, उससे ना दिमाग तेज तो चलता नहीं पर धोखा तेज हो जाता है। आ, 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 चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए कंसंट्रेट करते हैं, अब इस बात पर काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने अब ये जितनी भी कहानी है इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं और ये बड़ी प्यारी चीज होगी, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैं अगर कहूं रानी sang a beautiful song, और अगर इसी लिखे सेंटेंस को मैं फिर से लिखने की कोशिश करूं, रानी sang ब्यूटीफुली, अगर मैं कहने की कोशिश करूं मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे, इस छोटी सी बातचीत को ध्यान से समझने का काम करें बच्चों, फिर कहानी को लेके चलेंगे हम आगे। अब इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हु सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग? आपने जवाब दिया रानी। सैंग अपने आप में एक हुआ शब्द, वर्ब। अगर मैं सवाल पूछना चाहूं, रानी सैंग व्हाट, व्हाट का आंसर दिया सॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग? ब्यूटीफुल। यानी कि ये हुआ हमारे सामने एक शब्द
एडजेक्टिव तैयार। अगर मैं इस लिखी बात को ध्यान से देखूं, रानी अपने आप में नाउन हुआ, सैंग अपने आप में वर्ब हुआ। अब रानी खूबसूरती से या गाया खूबसूरती से, आपने जवाब दिया गाया खूबसूरती से, यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ये शब्द एडवर्ब। क्लियर है? अब अगर इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को मैं थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करता हूं तो बच्चों ये था हमारा एक प्यारा सा शब्द ब्यूटीफुल। अब अगर ब्यूटीफुल को हम ध्यान से देखें तो ब्यूटीफुल शब्द के साथ हमने एलवाई सफिक्स किया तो एडवर्ब बना। यहां से कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि अगर हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई को सफिक्स करते हैं तो ये बनाता है एडवर्ब। बड़े ध्यान से समझ लेना मेरे बच्चों, मैंने कहा जब हम एडजेक्टिव के साथ जब हम लोग अगर हम इस लिखे सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझें तो एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई हम जोड़ते हैं तो बनाया हम लोगों ने एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर मैं काम करना चाहूं व्हाट वाज 2010 तो बच्चों ये व्हाट का आंसर दे रहा है नाउन। क्लियर है? मैंने आपसे पूछा यहां पर व्हाट इज 20,000 तो आपने कहा इनकम। अब इस नाउन से ठीक पहले ये जो भी आ रहा है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव हुआ, आया ना? तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो ईयर अपने आप में एक नाउन था, इसके साथ एलवाई सफिक्स करने से ये बना क्या चीज? क्या बना भाई? ये एक एडजेक्टिव बना। तो दूसरी बात हमें समझ आती है कि नाउन के साथ अगर हम एलवाई सफिक्स करते हैं तो बच्चों ये बनता है हमारे सामने एडजेक्टिव। ये हमारे सामने बनता है एडजेक्टिव। मैं उम्मीद करता हूं आप पहले इन दोनों बातों को लिखो, ध्यान से इन दोनों बातों को लिखो। दोस्तों इस छोटी सी बात को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें और ये बहुत प्यारी चीज है। अब जो असली क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने एग्जामिनेशन देता है उसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम मिलकर, ठीक है? अब देखो बच्चों एक छोटा सा सवाल है जो परीक्षा ने दिया है, ठीक है? अब अगर इस बात को मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, ही अपने आप में एक प्रोनाउन है, बिहेव्ड अपने आप में एक वर्ब है। अगर मैं सवाल पूछता हूं ही बिहेव्ड हाउ तो बच्चों इस हाउ का आंसर देने के लिए हम लोगों ने इस शब्द को चुना था, भाई हाँ या ना? अगर मैं इसे थोड़े ध्यान से देखने का काम करूं तो भैया इस फ्रेंड के साथ एलवाई को हम लोगों ने सफिक्स किया। फ्रेंड अपने आप में एक नाउन है बच्चों, इस नाउन के साथ जुड़ा इस एलवाई को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरी की पूरी बातचीत इनफैक्ट एडजेक्टिव बना। अभी अभी हमारे सामने लिखा कंक्लूजन कि बेटा नाउन के साथ एलवाई सफिक्स करोगे तो क्या बनेगा?
एडजेक्टिव बनेगा। तो इस कायदे से तो अगर मैं देखना चाहूं तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के नाते ये तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा भाई। अरे हाँ है ना, क्वालिफाई हमें करना था इस वर्ब को, और क्वालिफाई करके किसी और चीज को। इज माई पॉइंट क्लियर? तो इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो गलत बनता है। क्लियर है? तो अब इस बात को अगर हम थोड़ा ठीक ढंग से समझने की कोशिश करें, ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों को इस लिखे शब्द को एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? तो इस बात के आधार पर ही मेरे नियम तैयार होंगे। पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, और इसके लिए सवाल तैयार किया गया, ही बिहेव्ड। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछने की कोशिश करूं तो भाई ये जो हाउ है, बेसिकली हाउ कौन सी तरह की एडवर्ब का आंसर देता, ये आंसर हमें देता है मैनर का। क्लियर है? मैनर को अगर मेरे दोस्तों हम ध्यान से समझे तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ठीक, और किसी भी नाउन के साथ मैं एडजेक्टिव यूज कर सकता हूं। लो तो बच्चों, मैंने इसी से ठीक पहले एक छोटा सा एडजेक्टिव यूज कर लिया, क्या? फ्रेंडली। अभी समझा हम लोगों ने ना, फ्रेंडली अपने आप में फ्रेंड के साथ एलवाई सफिक्स करके एडजेक्टिव बनता है। अब बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर ये है तो इसी की वजह से ए का हमने यूज किया, और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी बात और जोड़ दी। अब सवाल अगर मैं पूछना चाहूं, ही बिहेव्ड हाउ, तो ये सभी के सभी शब्द मिलकर तैयार करते हैं करेक्ट आंसर हाउ का, इन अ फ्रेंडली मैनर। क्लियर हो गई बातचीत? तो हम लोगों को एक गलतफहमी ये सिखाई जाती है कि एलवाई से लिखे हुए जितने भी शब्द हैं सब के सब एडवर्ब हैं। मेरे भाई ध्यान से समझने का काम करो। एलवाई दो तरीके से जुड़ी हुई मिलती है। अगर एलवाई एडजेक्टिव के साथ जुड़ता है तो बनता है एडवर्ब, और एलवाई अगर नाउन के साथ जुड़ता है तो बनता है दोस्तों एडजेक्टिव। तो किस शब्द के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, ये चीज हमें देखने की खास जरूरत है। क्लियर है? तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस के आधार पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक प्यारा सा नियम बनता है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर mistakenly used as if adverbs। ठीक है जी, but these are adjectives। मैं जिन शब्दों की बात कर रहा हूं वो अधिकतर लोग एडवर्ब मानने की गलती कर लेते हैं, पर हकीकत में वो एडजेक्टिव्स हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसीलिए रुक रहा हूं, अदरवाइज मैं रुकता नहीं। अब इस कैटेगरी के शब्दों पर लिस्ट में बनाना चाहूं तो कई सारे शब्द हो सकते हैं। मैंने कहा फ्रेंडली, मैनली, वुमेनली, चाइल्डली, मदरली, फादरली, सिस्टरली, स्कॉलरली, मैं अगर कहूं माइजरली। बच्चों को ये शब्द रटाए जाते हैं, अरे इनमें रटने की कोई बात ही नहीं है। माइजरली का सिनोनिम है निगर्डली, एक शब्द और है, रटाए जाते हैं। मेरे शब्दों को माफ करना मेरे दोस्तों। लवली, मंथली, ईयरली। अगर आप इन सारे के सारे शब्दों को देखोगे तो इनमें रटने की क्या जरूरत है मेरे भाई? बड़े ध्यान से देखो, आप फ्रेंड के साथ एलवाई को हटाते ही आपके सामने नाउन आ गया। अभी अभी हम लोगों ने लिखा समझा, नाउन के साथ जुड़ा एलवाई से एडजेक्टिव बनाता है। किसी भी शब्द को आप थोड़ा सा हिस्सों में बांट लो। मैं अगर देखना चाहूं, मैन के साथ मैंने एलवाई हटाया तो मैन अपने आप में नाउन हुआ। वुमेन के साथ एलवाई हटाया तो भी नाउन हुआ। तो भाई नाउन के साथ जुड़ा एलवाई एडजेक्टिव ही तो बनेगा। अरे भाई हाँ ना, कावर्ड अपने आप में एक नाउन होता है, तो नाउन के साथ जुड़ा ये एलवाई से एडजेक्टिव ही तो बना रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात सारी समझ रहे हैं? बड़ा आसान है ये सारा का सारा खेल, समझना भी और इनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ठीक करना भी। अब आपकी परीक्षा कितने प्यार से आपको परेशान करती है, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर कहानी समझाना शुरू करूंगा। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें, एक छोटा सा सवाल,
बाहुबली fought manly in the battle। सवाल को कैसे ठीक करना चाहेंगे भाई? अब अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखने का काम करूं तो पहले इस लिखे शब्द पर फोकस करो बच्चों। मैनली शब्द को अगर हम हिस्सों में बांटने की कोशिश करें तो मैन अपने आप में नाउन हुआ, नाउन के साथ जुड़ा ये एल वाई से एडजेक्टिव बना रहा है। अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के मुताबिक तो कौन क्वालिफाई हो गया जबकि हम क्वालिफाई करना चाहते थे उसके लड़ने के तरीके को। इसी वजह से हमने इस बातचीत को हटाकर इसको ठीक करने की कोशिश की, इन अ मैनली मैनर। क्लियर होगी बातचीत? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख कर दिए जाते हैं। इन शब्दों का बड़ा ध्यान रखें, गलतफहमी की वजह से ये शब्द आपका मीनिंग नॉनसेंस बना देते हैं। क्यों? क्वालिफाई कुछ और हो जाता है, हाँ या ना? चलिए, अब आपके पेपर में ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें अगर एक शब्द में बात करना चाहूं, वुमेनली, वुमेनिश, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं द ऑफिसर मस्ट, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है बच्चों, हैव बिहेवियर टूवर्ड्स अस। तो क्या कहोगे? ठीक है बच्चों, अब इसके मीनिंग को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब हम वुमेनली की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ काइंड। वुमेनिश का अगर हम मीनिंग तैयार करें तो इसे हम कहते हैं अ पर्सन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर नारी गुण हो। शायद इसी चीज को लेकर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार किया जाता है, एफेमिनेट। ठीक है जी। तो भैया अब अगर आप यहाँ पर वुमेनिश कह रहे हैं तो इस लिखे हुए वुमेनिश के कायदे से तो ये अपना मीनिंग गलत तैयार कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? वुमेनली, क्योंकि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो काइंड है। ठीक है जी। ऐसे कई सारे आप लोगों के सामने पेपर शब्द पूछ लेता है परीक्षा में। आओ थोड़ा थोड़ा करके इनको समझ लेते हैं। मैं अब छोटे छोटे शब्दों की लिस्ट आप लोगों के साथ मिलकर बना देता हूं। एक शब्द हुआ चाइल्डली, इसी जैसा एक शब्द और आता है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों। चाइल्ड लाइक, एक और शब्द मैंने लिखा आपके सामने, चाइल्डिश। अब सेंटेंस अगर मैंने आपके सामने लिखा, आई डू नॉट लाइक ब्लैंक रेस्पॉन्स, क्या चुनेंगे सर? चाइल्डली की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो चाइल्डली का मतलब हमें समझ आता है पॉजिटिव, या फिर अगर मैं कहना चाहूं तो इनोसेंट। ठीक, चाइल्ड लाइक का अर्थ भी होता है पॉजिटिव, इसका अर्थ भी होता है इनोसेंट। अगर चाइल्डिश की हम बात करें तो अर्थ हुआ नेगेटिव और इसका अर्थ हुआ सिली। तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर आपने कहा आई डू नॉट लाइक हर रिस्पॉन्स, तो भैया जब पसंद नहीं आया तो नेगेटिव ही आप बताना चाहेंगे और इसीलिए आपने तैयार किया चाइल्डिश। क्लियर है? ऐसे कई सारे शब्द हैं जिन चीजों का हम लोगों को जिक्र पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, एक शब्द मैंने लिखा एट प्रेजेंट, एक मैंने लिखा आपके सामने प्रेजेंटली। ठीक है। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें इसी से रिलेटेड एक सवाल, ठीक है, वी नीड ई व्हीकल्स टू स्टॉप पोल्यूशन। बताओ सर, आप इसमें लिखी हुई बात में क्या लिखने की कोशिश करेंगे, एट प्रेजेंट या फिर प्रेजेंटली?
कहानी को समझने की कोशिश करें तो बेटा एट प्रेजेंट का अर्थ होता है नाउ और प्रेजेंटली का अर्थ है सून। अब देखो ध्यान से लगाने की कोशिश करो अपनी कोशिश। वी नीड ई व्हीकल्स टू स्टॉप पोल्यूशन। अगर आप यहां पर नाउ कह रहे हैं तो क्या इमीडिएटली ई व्हीकल्स, ई मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉसिबल है धरती पर आने? एकदम से तो नहीं। लेकिन हम अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, प्रेजेंटली कहते हैं तो सर सून का मतलब मुझे समझ में आता है बहुत जल्दी, यानी कि रिलेटेड टू फ्यूचर, आने वाले समय की बात करी जा रही है। इसीलिए यहां पर ज्यादा बेहतर होगा एट प्रेजेंट ना कहकर क्या चीज, प्रेजेंटली। दो शब्द आपकी परीक्षा पूछती है, लेट और एक शब्द और मैंने कहा लेटली। इन दोनों के अर्थ अगर हम समझने का काम करें तो लेट का मतलब हमें समझ में आता है आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है जी, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, जो समय किसी को दिया वो इंसान उसके बाद आया। लेटली की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है रिसेंटली, यानी कि जो चीज अभी अभी हुई है। ठीक है, और इसका थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप यूज करने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक ही टेंस में, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तैयार करने की कोशिश करता हूं, ही केम लेट, यानी कि वो समय के बाद आया जो समय उसको दिया गया। और अगर आप कहने की कोशिश करें, ही हैज कम लेटली। बेसिकली बच्चों लेटली को अगर हम कहना चाहें तो ये रिसेंटली का अर्थ तैयार करता है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप इस बात को पहले यहां देखें, मैं रुकना चाहूंगा एक थोड़े से पल के लिए, लिखें समझें। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। और ये बहुत प्यारे सवाल हैं। इन छोटी छोटी चीजों को परीक्षा इतने प्यार से कंफ्यूज करके पूछती है। क्यों? क्योंकि हम शायद कहीं ना कहीं हिंदी के आधार को चुनते हैं। हिंदी अच्छी है, कोई डाउट नहीं, लेकिन भैया परीक्षा है, और परीक्षा हिंदी के आधार पर अगर हल करनी होगी तो मेरे भाई आपका समय खराब ज्यादा होता है। तीन शब्द हैं, तीनों को ध्यान से समझने का काम करें।
तीनों शब्दों के हिसाब से अपने जरा आंसर्स तैयार करें। चलिए बच्चों, इस छोटी सी बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। ये जो लिखा है हमारे सामने सम टाइम, अगर मैं इन दोनों के गैप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं तो टाइम बेसिकली अपने आप में एक नाउन है, और नाउन से ठीक पहले ये जो सम हम यूज कर रहे हैं, यानी कि ये हुआ एडजेक्टिव। इसको अगर मैं आपके ही आधार पर तैयार करने की कोशिश करूं तो ये हो गया कुछ समय। जब इन दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ एडवर्ब। ठीक है जी, तो इस एडवर्ब का अर्थ समझ में आता है एट अ सर्टेन टाइम, किसी समय। शाब्दिक अर्थ से निकलता है किसी समय। अगर सम टाइम्स की हम बात करते हैं तो बच्चों ये एक एडवर्ब है, और इनफैक्ट ये बताने की कोशिश करता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका अर्थ निकलता है कई बार, कई समय। और याद हमें आती है ये बात की फ्रीक्वेंसी वाली बातचीत हम वर्ब से ठीक पहले मेंशन करते हैं। तो उसे क्या चाहिए? कुछ समय चाहिए। ही नीडेड सम टाइम। सेंटेंस नंबर 2 पर काम करें। आई विल मीट हिम, मैं उसे किसी समय मिलूंगा। आई विल मीट हिम सम टाइम। आई ब्लैंक गो टू हिज हाउस, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हुआ फ्रीक्वेंसी बताने का काम। आई समटाइम्स गो टू हिज हाउस। इनको बड़े ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, पेपर इतनी प्यार से परेशान करता है। तो इन एडवर्ब्स का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा जाए बच्चों, ये काम आने वाली चीज है। अब मैं एक छोटी सी बात का आपके सामने जिक्र करूंगा, और ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बात आपके सामने भी कर रहा हूं ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बात के आधार पर हमारी कहानी आगे चलनी शुरू हो जाएगी। बहुत प्यार से इसे हमें समझने का काम करना है। बड़े ध्यान से सुने और समझने का काम करें। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ टीचर। सेंटेंस को ध्यान से देखें। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज अ टीचर। ठीक है, अब अगर मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करता हूं तो राम बेसिकली अपने आप में सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा सेंटेंस का सब्जेक्ट फिलहाल के लिए कुछ और हमें नहीं पता। हाँ, हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री को सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं, पर वो भी अपने आप में नाउन के आधार पर ही। कुछ याद है, हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा था। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखा है, आ टीचर। तो कुछ लोग इसे ऑब्जेक्ट कहने की गलतफहमी पाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ हुआ जो कंप्लीट करे, और किसे कंप्लीट कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट को। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। कभी कभी हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो। कभी कभी हम लोग, दूसरे तरीके से समझाता हूं, कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। या फिर दूसरे तरीके से फिर सुने, समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, सब्जेक्ट की
इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला शब्द कहलाता है। क्लियर है? मैं दूसरे तरीके से समझना चाहूंगा। अगर मैं इस लिखी बातचीत को कहूं तो सर जो राम है वही तो टीचर है। अरे हाँ या ना? जो राम है वही तो एक टीचर है। इसका मतलब ये राम का लिखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये आधार कौन हुआ? ये हुआ इज। और इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम लोग कायदे से कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। अब अगर लिंकिंग वर्ब को मैं ध्यान से समझना चाहूं तो ये लिंक से बना है, यानी कि लिंक क्रिएट करने की कोशिश करती है ये वर्ब, जो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट का लिंक क्रिएट करती है उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। किसके साथ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला, लिंक करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस बात को अगर दूसरे तरीके से हम समझें तो ये बात ऐसे भी है कि सर लिंकिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब ऐसी सब लिंकिंग वर्ब कितनी सारी हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने कहा बी की ही फॉर्म्स मुझे याद आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। हम ऐसी और भी वर्ब्स लिख सकते हैं, लुक, अपीयर, रिजेंबल, सीम, टर्न, साउंड, एटसेट्रा। ये सभी की सभी हमारी जो वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है, अब असली बात क्या है समझने समझाने की, वो मैं भी आपके सामने रखने वाला हूं। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैं अगर इसी तरीके के सेंटेंस को फिर से लिखने की कोशिश करता हूं तो मैंने कहा राम इज हैप्पी हैप्पीली। एक शब्द को चुने, राम इज हैप्पी हैप्पीली। अगर मैं इस लिखे हुए शब्द को ध्यान से देखने की कोशिश करूं, राम हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब अगर आगे मैं लिखी हुई बात को देखूं ध्यान से तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। अरे भाई हाँ है ना? आप लोग एक बात समझ ही चुके हैं कि सब जब भी हम किसी लिंकिंग वर्ब का जिक्र करते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम जो लिखते हैं वो क्या चीज है भाई? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट कर रहा है तो इनफैक्ट ये बता किसके बारे में रहा है यार? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। अब अगर मैं इस लिखी हुई बात को देखता हूं तो ये हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव, और ये हमारे सामने एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ एल वाई बना क्या चीज भाई? एक एडवर्ब। अरे हाँ है ना? अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला आता है लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों सब्जेक्ट के बारे में अगर बता रहा है तो नाउन के बारे में बताने वाले या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द एडजेक्टिव यूज करोगे या एडवर्ब? अपने आप ही जस्टिफाइड है, क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव। तो यहां से हमारे सामने एक छोटा सा लॉजिक तैयार होता है कि लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो हो सकता है लिखा हुआ नाउन या फिर लिखा हुआ हो सकता है एडजेक्टिव। क्लियर है? पर एक बात याद रखें, एडवर्ब नहीं हो सकता। क्लियर है? इस बात को यहां तक अगर समझ लिया है तो मैं दूसरी बात आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने यही सेंटेंस फिर से लिखा आपके सामने, राम सॉ अ टीचर। ध्यान से देखने की कोशिश करो। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं ध्यान से समझू इस राम को तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हम जानते हैं सब्जेक्ट या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है तो ये जो लिखा हुआ सो है अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। क्या है बच्चों? ये एक एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन वर्ब के बाद ही ये जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्टिव केस है। अरे हाँ या ना? शायद हम लोगों ने प्रोनाउन के वक्त समझा था कि वर्ब के ठीक बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करूं, राम सॉ, एक शब्द मैंने लिखा हैप्पी और एक शब्द मैंने लिखा हैप्पीली, तो क्या चुनेंगे आप?
बस तो जवाब आपके सामने है कि राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। भाई राम की जगह ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। आगे हमने देखा ये हमारे सामने हुआ एक एक्शन वर्ब, और भैया अब हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि इसके बारे में अगर आप बताने की कोशिश कर रहे हो तो बजी वर्ब के बारे में बताने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए। भाई वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। यहां पर हमारे सामने अब नियम तैयार हो गया, और नियम तैयार हुआ, मैं इस सारी कहानी का कंक्लूजन लिख रहा हूं बच्चों। एक्शन वर्ब के ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं एडवर्ब, और लिंकिंग वर्ब को लिखने की अगर कोशिश करें तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव। इस बात को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, फिर बहुत प्यारा सवाल तैयार करेंगे हम। चलिए दोस्तों, अब इसी के आधार पर सारे खेल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये लंबी चौड़ी बात क्यों कही गई। इन लिंकिंग वर्ब का थोड़ा ध्यान रखना, ये लिंकिंग वर्ब कई चीजों के आधार तैयार करती हैं। फाइन। तो बच्चों मैं दो तीन सवाल लिख लेता हूं, उसके बाद चीजें आसानी से समझ में आएगी।
मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से इनके बारे में दिमाग लगाएं प्लीज। ये जो बातचीत दोस्तों मैं अभी कर रहा हूं, ये आपकी एडवर्ब की जान है, ये आपकी एडवर्ब की जान है। अगर मेरे भाई आप लोगों ने इस बात को ध्यान से समझ लिया तो समझ लेना एडवर्ब के आधार पर ही नहीं, आप सारे आधार पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेक्शन को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि इनके बेसिस पर मैं कई तरह की क्वेश्चंस को कल घुमाना शुरू करूंगा बच्चों। सेंटेंस 1 पर अगर मैं बात करना चाहूं, रानी बिकेम सीरियस सीरियसली। सर यहाँ बिकेम के बारे में नहीं बताया गया है, बताया गया है रानी के बारे में, यानी कि रानी के साथ लिखिए ये लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन आई स्पोक सीरियस सीरियसली। यहाँ आई के बारे में नहीं बताया, बात है बोलने के तरीके के बारे में, तो एक्शन वर्ब की वजह से हम आगे चुनते हैं एडवर्ब को। सेंटेंस नंबर 2 पर आए, आरुष अपीयर्ड सेड सेडली। अपीयर्ड का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ कोई एक्शन नहीं है, बेसिकली आरुष सेड था, इसलिए ये अपीयर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं एडजेक्टिव को। एज द गेस्ट्स लेफ्ट। सर यहाँ गेस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, गेस्ट के जाने के तरीके के बारे में बताया गया, इसलिए एक्शन वर्ब के साथ हम यूज करते हैं एडवर्ब को। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव शी लुक्ड। बच्चों इस लुक के 2 तरह से फंक्शन पेपर हमसे पूछता है, 2 तरह से फंक्शन पूछता है। एक लुक का फंक्शन है एक्शन वर्ब की तरीके से, और अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक्शन की तरीके से ये एक एक्शन परफॉर्म करता है, देखना। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये देखने का एक्शन हुआ, और इसीलिए हम इसके साथ जो यूज करते हैं बच्चों वो हुई एक एडवर्ब। दूसरी तरह का से काम करती है भैया लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का अगर मैं मीनिंग बताने की कोशिश करता हूं तो ये बताने की कोशिश करना है दिखना। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके अर्थ को तैयार करने की कोशिश करूं तो ये बताने की कोशिश करता है कि कोई चीज कैसी दिखाई देती है, प्रतीत होती है, अपीयर होती है, और जब आती है बात इस तरह की तो हम इसके साथ जोड़ते हैं एडजेक्टिव। ध्यान से समझना, शी लुक्ड पेशेंट पेशेंटली, वो कैसी दिखाई दे रही थी, तो यानी कि ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, शी के बारे में बताना, शी लुक्ड पेशेंट, धैर्यवान। आगे अगर मैं कहना चाहूं एज हर फादर लुक्ड ब्लैंक एट हिम, तो इसका मतलब उस लड़की के साथ कोई लड़का आया और उसके पिता जब उसकी तरफ देख रहे थे तो वो लड़की दिख रही थी लेकिन पिता देख रहे थे, यानी कि यहां पर ये बताने का काम हुआ एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब की वजह से आगे आई एडवर्ब। ठीक है बच्चों, ऐसी ही इस डिस्कशन में 2 शब्द और आते हैं। एक हुआ हमारे सामने गुड। गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होने की वजह से लिंकिंग वर्ब के साथ हम गुड का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर वेल की हम बात करें तो ये शब्द हुआ अपने आप में एक एडवर्ब, इसीलिए हम एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं वेल को। तो बच्चों इस सवाल पर बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। द ड्रेस लुक्स, अब भैया ड्रेस देखने का काम तो नहीं कर सकती, यानी कि ड्रेस के अपीयरेंस के लिए लिंकिंग वर्ब हुई, इसलिए क्या चुना आगे, बिकॉज टीना इज लुकिंग ब्लैंक एट इट। अब टीना देखने का काम कर रही है, तो ये हुई हमारे सामने एक्शन वर्ब आगे, इसीलिए हमने चुना वेल। चलिए दोस्तों इस बात को आराम से ध्यान से देखने की कोशिश करें। बच्चों फटाफट से कमेंट्स पर आ जाओ, 2 बातें करते हैं फिर उसके बाद सायोनारा। आ जाओ फटाफट से। बेटा अपनी एडवर्ब की शुरुआत की बातों को देखो, फ्रीक्वेंसी बताया गया है। शुभम बाबू, अनिल साहब पूछ रहे हैं सर सिली क्या होता है? आप पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन, सिली है। सिली का मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ। बेटा कभी कभी डिक्शनरी जैसी चीज भी देख लिया करो, ठीक है ना जी, इसको कभी कभी डिक्शनरी से भी जोड़ लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात को अच्छे से आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, सो नाइस ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।